रत्नाम ने आंसर दे दिया 4। सर 4 आएगा। यस सर। ओके, कैसे किया? मुझसे पूछ रहे सर। हाँ, देखो ऐसा होगा, एफबीडी, ओके एफबीडी गुड। तो ऐसा होगा जैसे इसको फोर्स लगा रहे हैं पीछे, तो ये आगे जाने की टेंडेंसी होगी, आगे जाने की इसकी टेंडेंसी होगी, तो स्प्रिंग ऑब्वियसली इसको पीछे खींचेगी। इसको अगर स्प्रिंग पीछे खींचेगी तो इसको स्प्रिंग आगे खींचेगी, क्योंकि स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग यहां से खींचेगी और यहां से भी स्प्रिंग खींची जाएगी। तो स्प्रिंग अगर दोनों तरफ से स्प्रिंग को खिंचाव आएगा तो स्प्रिंग इसको ऐसे खींचेगी और इसको स्प्रिंग ऐसे खींचेगी। बोलो, समझ में आ रहा यस सर। है ना? देखो अगर इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग खींचेगी, यहां से स्प्रिंग खींची तो पीछे भी लगी हुई है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग पीछे भी खींचेगी। स्प्रिंग ऐसे खींची तो इसका मतलब स्प्रिंग ने इसको ऐसे खींचा और स्प्रिंग ने इसको ऐसे खींचा। मान लो स्प्रिंग ने इसको F4 से खींचा, इसको भी F4 से खींचा, तो ये जो चलेगा वो F4 से चलने वाला है। अच्छा, ये 12 और ये जो चला वो चलेगा 200 माइनस एफ से चलेगा, इसका एक्सेलरेशन है ये 20। तो हमारे पास F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वहां से 10, एक्सेलरेशन है 12, तो F इज इक्वल टू 120। मतलब स्प्रिंग फोर्स आ गया, क्योंकि जितना फोर्स यहाँ पे स्प्रिंग लगा रही है ये स्प्रिंग लगा रही है, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो 120 न्यूटन है। तो यहाँ पे ये 120 आ गया और ये 200 आ गया, और एक्सेलरेशन जो है वो निकल जाएगा, कितना आएगा, ये 20। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, 200 माइनस 120, 200 माइनस 120 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 80 इज इक्वल टू 20A, तो A का वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला सवाल मैं आपको देता हूं, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे थोड़ी देर में, पर पहले एक आध सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर છે અને સિલિન્ડર આની એક્સિસ ને અબાઉટ રોટેટ કરી રહ્યું છે ઓમેગા થી, ठीक है, आर रेडियस है। इस सिलेंडर पे एक आदमी यहाँ पे लगा हुआ है और ये आदमी नीचे नहीं गिर रहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आदमी नीचे नहीं गिर रहा, सिलेंडर की दीवार से चिपका हुआ आदमी, सिलेंडर की दीवार से चिपका हुआ आदमी, मतलब ऐसे नहीं गोंद से नहीं चिपका रखा, ये घूमने के कारण वहां चिपका हुआ है, वहां से हिल नहीं रहा, सिलेंडर की दीवार से लगा हुआ आदमी, ये आदमी वहां चिपका हुआ है, ठीक है, वहां से नीचे नहीं गिर पा रहा है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, और मान लो आदमी का मास है, मान लो आदमी का मास है, तो आपको बताना है कि मिनिमम फ्रिक्शन कितना है, मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। बिटवीन वॉल एंड मैन, जी बाय ओमेगा स्क्वायर, mg बाय ओमेगा स्क्वायर आर। एक आंसर आया है, सर। रत्नाम ने दिया mg बाय ओमेगा स्क्वायर। लेट्स सी, सर एम निकाल देना, क्या ऊपर का एम निकाल देना। ऊपर का m निकाल दो, चलो ऊपर का m निकाल दे, होगा क्या, देखो होगा ये, इस आदमी पे अगर सिलेंडर के रेफरेंस फ्रेम में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, या आप ग्राउंड से देखो, चलो सिलेंडर की रेफरेंस फ्रेम से मत करो, ग्राउंड से देखो, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा इस आदमी को तो यह आदमी मुझे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन मैं इस आदमी पे कितने फोर्सेस देख रहा हूँ, पहले तो ये देखना पड़ेगा मैं इस आदमी पे कितने फोर्सेस देख रहा हूँ। तो एक तो आदमी का mg नीचे लग रहा है,
एक आदमी पे नॉर्मल लग रहा है, बस ये दो ही फोर्सेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एक फोर्स इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अच्छा, अगर मिनिमम फ्रिक्शन उतना होना चाहिए जिसके कारण ये नहीं गिरे, वो mg के बराबर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन के बराबर, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो होता है म्यू एस इंटू एन या म्यू इंटू एन। अच्छा, एन किसके बराबर होगा, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, तो हमने देखा है कि सर्कल में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, तो एन किसके बराबर होगा, m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और v तो दे नहीं रखा हमको, ओमेगा दे रखा है, तो v को मैं ओमेगा इंटू आर लिख सकता हूँ, तो ओमेगा इंटू आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर, ये नॉर्मल आ गया। बोलो ये क्लियर समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल कैसे आया। यस सर। तो नॉर्मल सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर की तरफ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो नॉर्मल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एन ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आया वो आया म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब हमारे पास जो mg है वो इस मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए, बराबर। या तो बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो है फ्रिक्शन की, वो हमेशा या तो बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए mg से, तभी तो नहीं फिसलेगा। अगर mg बड़ा हो गया, मान लो mg बड़ा हो गया, तो नीचे आ जाएगा ये। अगर ये हो गया तो आदमी फिसल जाएगा। ये समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये चीज होनी चाहिए, ये वाली। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी ग्रेटर देन mg, तो एम एम कैंसिल हो गया, तो म्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हमेशा बड़ा होगा जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर से। तो मिनिमम कितना होगा जब ये बराबर हो जाए, तो म्यू मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर, ये म्यू मिनिमम आएगा। इज इट क्लियर और नॉट। यस सर। चलिए ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि एक ब्लॉक यहां पे है m1 मास का, ये थीटा एंगल, और ये एक पुली है, और एक ब्लॉक यहां पे है m2 मास का, ठीक है। m2 जो है वो m1 से बड़ा है, तो पहले तो इनको पकड़ के रखा हुआ दोनों को, और जैसे इसको छोड़ देते हैं, ये मान लो x डिस्टेंस नीचे आता है, ठीक है, तो ये x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो एज द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी और बाद में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, वो निकालना है। सवाल समझ में आ रहा है क्या। 2 मिनट ट्राई करके देखो। सिस्टम को छोड़ देते हैं, इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, तो ये x नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली x ऊपर ही जाएगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, mg साइन -1, चलिए mgx, ओके।
तो इसको देखते हैं क्या होने वाला है। लेट्स सी। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट इनिशियल बी है, और फाइनली ये एक्स खिसक जाते हैं। अगर ये एक्स खिसक जाते हैं, मान लो ये ए पॉइंट है और ये खिसक गया एक्स इस तरफ, मान लो ये सी पॉइंट पे आ गया, तो ये ब्लॉक एक्स ऐसे खिसका, और ये बी पॉइंट है, ये नीचे डी पे पहुंच गया ब्लॉक, ठीक है, ये एक्स ऐसे खिसका, ठीक। तो ऐसे हमारे पास ये ब्लॉक खिसक गए, और एक्स एक्स खिसक गए, ये एक्स ऐसे खिसका, और ये ऊपर से नीचे खिसका, यहाँ बी वाले से डी तक पहुंचा, और रस्सी से ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक। तो अच्छा, अभी देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो एक काम करना, क्या काम करना, जब भी ऐसे दे रखा हो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये एक कॉन्फ़िगरेशन था सिस्टम का, और ये एक कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का। आप कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हो। मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे जीरो रेफरेंस मान लो, देखो यहाँ पे जीरो मान लो, तो ये हाइट अगर h1 है और ये हाइट अगर h2 है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, m1 gh1 प्लस m2 gh2। ये समझ में आ रहा है? फाइनल यस सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल जो कि ये m1 मास, ये m2 मास, ये कितना नीचे आ गया, ये हाइट कितनी हो जाएगी, h2 माइनस एक्स, एक्स नीचे चला गया ना, ये h था, h2 था, अब ये x नीचे आ गया, तो कितनी हाइट बची, h2 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये h1 ये h2, अच्छा, तो ये h2 माइनस एक्स हो गया, तो और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये h1 है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हुआ, तो ये कितना हुआ, ये वाला एक्स साइन थीटा। एक्स साइन थीटा, आ थी क्यों एक्स साइन थीटा, तो इसकी हाइट होगी h1 प्लस एक्स साइन थीटा, तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m1g h1 प्लस एक्स साइन थीटा प्लस m2g h2 माइनस एक्स साइन थीटा माइनस एक्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये h1 वाला h1 को मार देगा, h2 वाला h2 को मार देगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो खाली क्या बचा, यही बचा, क्या बचा, m1g x sin थीटा माइनस m2g x। बोलो ये क्लियर है? तो आ गया क्या आएगा इसमें, क्या कॉमन आएगा, gx कॉमन आएगा, gx कॉमन m1 sin थीटा माइनस m। बोलो ये क्लियर? यस सर। चलिए, अब इसी सवाल में, हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या, m1 जी, ठीक है ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम पोटेंशियल जी निकाल सकते हैं। अच्छा, आप डायरेक्ट भी इतना h1 h2 नहीं मान करके चेंज कितना होता, तो जितना ये आगे बढ़ा, जितनी हाइट ये ऊपर गया और जितनी हाइट ये नीचे गया, उतना ही चेंज होता। देखो इसके अगर ये x ऊपर गया मतलब ये कितना ऊपर गया, x sin थीटा ऊपर गया, ये x नीचे गया मतलब कितना नीचे गया, तो x नीचे गया, तो इसके ऊपर जाने से कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती, इसके ऊपर जाने से mg x sin थीटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती, और इसके x नीचे जाने से कितनी घटती, तो m2g x घटती, तो यही तो चेंज आता। ये समझ में आया क्या? यस सर। तो डायरेक्ट इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो कि सर ये एक्स साइन थीटा ऊपर जा रहा है, मैंने कहा हाँ ऊपर जा रहा है, तो इसके कारण इतनी बढ़ जाएगी, और ये एक्स नीचे जा रहा है, तो हाँ जा रहा है, तो इसके कारण इतनी घट जाएगी, तो बस यही चेंज होगा, जितनी बढ़ी और जितनी घटी, बाकी तो ये h1 h2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाने वाले हैं दोनों में। बोलो बात क्लियर है? चलिए अगला सवाल, अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल फिर वैसा ही लेता हूँ, अब मैं स्प्रिंग डाल देता हूँ यहाँ पे बीच में। देखो इस सवाल में क्या है, ये थीटा एंगल, इनिशियली स्प्रिंग जो है वो उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह वैल्यू सब दे देंगे। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द स्प्रिंग इज नेचुरल लेंथ, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट और स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ, मतलब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है अभी, और विथ स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अभी आपको निकालना है कि फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है। સ્પ્રિંગ में વધારેથી વધારે કેટલી લંબાઈ વધી શકે, આનો સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ કે છે, એ કેવી રીતે નીકાળવાનો? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ तो निकाल के बताओ। देखो क्या होने वाला है, सी इस वाले क्वेश्चन में सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऐसा दे रखा है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी यू कितना है, 0, इसका भी यू 0 है। अच्छा मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट मान लो बी, ठीक है, थोड़ी देर बाद मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये जितना मैक्सिमम नीचे जाएगा वहां जाके रुक जाएगा, और ये भी वहां जाके रुक जाएगा, मान लो ये आके रुक गया सी पे और ये आ गया नीचे आ गया डी पे रुक गया, मतलब इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, है ना, ठीक है, ये डी पे आके रुक गया, यहाँ पे ऐसे आके डी पे रुक गया, इस डी पे रुक गया, तो फिर से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0, और इसकी भी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0। अरे ये बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन जब होगा इसका मतलब ये यहाँ आकर के रुक गया और ये यहाँ आकर के रुक गया और स्प्रिंग यहाँ खींच गई, तो ये एक्सटेंशन जो है, ये वाला एक्सटेंशन, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, तो ये हमको मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है। मान लो मैक्सिमम एक्सटेंशन है एक्स, एक्स जो है वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो कैसे निकालोगे? तो एक काम करो, एक काम क्या करोगे, सिस्टम पे आप लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कैसे निकालोगे? क्योंकि यहां पे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, नो फ्रिक्शन, इसका मतलब है एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। अब मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी? अच्छा इनिशियल कितनी एनर्जी है? 0। 0 तो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी पड़ेगी ना बेटा, H1 ये हाइट H2। तो सर हम वो बेस लाइन वहां पे हाँ बेसलाइन कहाँ मानोगे? सर देखो हमने पहले बताया ना। अब वो चेंज आ जाएगा, उससे उससे चेंज आने वाला है, लेकिन हमको अगर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल निकालनी है और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल निकालनी है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ये बात क्लियर है? यस सर। अब इसमें भी क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दो आएंगी। अब इसमें भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी फाइनल और इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दो आएंगी, ये इनिशियल और ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर।
तो अगर मैं ग्रेविटेशन को इधर ले जाऊं थोड़ी देर के लिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस स्प्रिंग एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी फाइनल माइनस ग्रेविटेशनल एनर्जी इनिशियल, ये और प्लस स्प्रिंग एनर्जी फाइनल। तो ये जो चेंज है ना, वो चेंज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ये चेंज कितना निकाला था हमने? mgx sin theta minus mg। mgx sin थीटा माइनस mgx। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, स्प्रिंग एनर्जी इनिशियल 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, प्लस ये निकाला था mgx sin थीटा माइनस mgx, और फाइनल स्प्रिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। सर m1 m2। हाँ ये m1 m2, ये m1 और m2, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m1gx sin थीटा माइनस m2gx प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर स्प्रिंग अगर x खींचती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाती है? हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है। बोलो ये इक्वेशन क्लियर है क्या? यहां से x और x कैंसिल हो गया, ये बचेगा m1g sin थीटा माइनस m2g प्लस हाफ के एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से x निकल जाएगा। यस सर। 2m2g माइनस m1g sin थीटा, ये आ गया, तो x का वैल्यू आएगा दिस डिवाइडेड बाय k, ये आ जाएगा x का वैल्यू। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो यहां से ये निकाल लो। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन भैया? द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, मतलब एक पुली है, यहाँ पे एक दूसरी पुली है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास 4 है। इन दोनों को रेस्ट से रिलीज किया जाता है। ये अगर h हाइट नीचे जाता है, ठीक है, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। फाइंड इनिशियल, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इतना ही निकालो। पहले निकालो फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन m goes डाउन बाय h। जब ये h से नीचे जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? रत्नाम, इस बार आपका आंसर गलत है। देखो, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है, तो ये अगर नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। अभी कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, वो निकालना पड़ेगा। नहीं सॉरी, ये नीचे क्यों जाएगा? ये नीचे जाएगा ना, तो ये एस से नीचे जा रहा है। 4m मास इसका है ना, तो ये तो ऊपर जाएगा। when 4m goes down by h, टू mgh, गुड। बेसिकली माइनस 2 mgh होना चाहिए। देखो, अगर ये h नीचे गया तो ये कितना ऊपर जाएगा? ये अगर h नीचे जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा? देखो, अगर ये h नीचे गया है ना, फॉर एग्जांपल h नीचे गया, अगर ये h नीचे गया मतलब यहां से, अगर ये h नीचे आ गया ऐसे, मतलब रस्सी यहां से भी h गई, यहां से भी h गई, है ना। अगर ये एच पुली नीचे आ गई मतलब यहाँ भी एच नीचे आया, यहाँ पर भी एच नीचे आया, तो इसका मतलब टोटल रस्सी कितनी बड़ी है यहाँ पे?
यहाँ पे प्लस एच का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ भी प्लस एच का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे कितना से डिक्रीमेंट होना चाहिए? 2h से, है ना? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, इसकी बढ़ेगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटेगी? तो आएगा, आप कहोगे सर माइनस, जहां भी जो भी पोजीशन थी इनिशियल, इनिशियल से इसकी कम होने वाली है और इनिशियल से इसकी बढ़ने वाली है, तो इनिशियल जो भी थी उससे इसकी घट जाएगी -4mgh, और इनिशियल जो भी थी उससे इसकी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी? mg2h। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? -2mgh। बोलो ये क्लियर है? चलिए, तो ये सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फोर्स दे रखा है इज इक्वल टू -k बाय r इंटू आर कैप। ठीक है, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, k पॉजिटिव कांस्टेंट है। आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस फोर्स। विद दिस फोर्स। अब आपके समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे mg फोर्स होता है, तो mg से एसोसिएटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली होती है -gm मास ऑफ अर्थ इंटू m इंटू आर, ये होती है। ठीक है, और अगर हाइट बहुत छोटी हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, तो इसी फॉर्मूले को हम mgh कर देते हैं। ये आपको पता होगा, ग्रेविटेशन में आपने ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, अर्थ के ग्रेविटेशन से रिलेटेड, है ना? स्प्रिंग फोर्स होता है kx, और उससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx²। तो ऐसे ही जितने भी फोर्सेस होते हैं उनसे रिलेटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अगर कोई फोर्स ऐसे दे रखा है तो इससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? प्लस के। प्लस के। यस। चलिए हम स्प्रिंग वाला समझते हैं, स्प्रिंग का कैसे निकालते हैं, या ग्रेविटी वाला भी समझते हैं, ग्रेविटी को कैसे निकालते हैं, ये वाला कैसे आता है, mgh कैसे आता है, वो सारी चीजें हम एक किसी का भी निकाल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। मान लो ये वाला हम देखते हैं, स्प्रिंग फोर्स अगर kx है और हाफ kx² कैसे निकल के आता है, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो थोड़ा सा जानने वाली बात है। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन से पहुंचे, है ना? बाद में इसको निकालेंगे। तो चलो स्प्रिंग का केस समझते हैं और फिर आते हैं इस पर्टिकुलर सवाल पे। तो स्प्रिंग में होता क्या है, मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहां से इस स्प्रिंग को आपने खींचा या दबाया, जो भी किया, लेट्स से यू आर स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग को आपने अगर अपने हाथ से खींचा है, मान लो मैं अपने हाथ से खींच रहा हूँ, ये मेरा हाथ है लेट्स से, और मैं अपने हाथ से स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, है ना? आई एम पुशिंग दिस इन एंड दिस साइड। तो क्या हो रहा है, मैं अपनी उंगलियों से इसको अगर खींच रहा हूं तो इसमें लंबाई में इंक्रीमेंट, लंबाई में इंक्रीमेंट होगा। ये x डिस्टेंस, मेरा फोर्स है ना? अच्छा, मैंने F फोर्स लगा के इसको खींचा। अच्छा, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी मेरे ऊपर? स्प्रिंग मुझ पे कितना फोर्स लगाएगी? मान लो ये आदमी है जो अपने आदमी हाथ से खींच रहा है इसको पीछे की तरफ, तो स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगी इस आदमी पे? माइनस के।
माइनस के एक्स, मतलब पीछे की तरफ के एक्स लगाइए, है ना। यस सर। अच्छा, अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग मुझ पे के एक्स लगा रही है, मैं स्प्रिंग पे लगा रहा हूँ एफ लगा रहा हूँ। अच्छा, तो ये एफ और के एक्स एक्शन रिएक्शन से क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। अच्छा, तो ये एक्शन रिएक्शन से दोनों एफ और के एक्स बराबर के। चलिए, ये एफ फोर्स किस पे लग रहा है, ये एफ फोर्स स्प्रिंग पे लग रहा है, ये फोर्स स्प्रिंग पे लग रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर x का वैल्यू 1 मीटर हो जाए तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इंटू 1 क्या हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 मीटर, मान लो मैंने 2 मीटर खींच लिया इसको, तो फोर्स का वैल्यू कितना लगाना पड़ेगा मुझे 2 मीटर खींचने के लिए, 2k। अगर मैं इसको 3 मीटर खींचूंगा तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, सर आवाज ठीक से नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही ठीक से? सर माइक का थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, नहीं मेरी नहीं, किसी और की आवाज मिक्स अप हो रही है। अंजलि, आप अपना माइक बंद कर दीजिए। आप, हाँ, अभी ठीक है। नाउ इट इज ओके। यस सर। चलिए ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर x 1 मीटर होगा तो फोर्स k लगेगा, अगर x 2 मीटर होगा तो फोर्स k इंटू टू 2k लगेगा, अगर x 3 मीटर होगा तो फोर्स 3k लगेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमको लंबाई बढ़ानी है हमको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? यस सर। तो फोर्स हमको लगाने वाला बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है और मैं पूछूं कि ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है स्प्रिंग को x डिस्टेंस बढ़ाने में, वर्क डन बाय द फोर्स एफ, या आदमी ने जो फोर्स लगाया उसका वर्क डन कितना है, वर्क डन बाय फोर्स एफ अप्लाइड बाय मैन ऑन द स्प्रिंग। मतलब आदमी ने जो स्प्रिंग पे फोर्स एफ लगाया उस फोर्स ने कितना वर्क किया, ये कैसे निकलेगा? ये डायरेक्ट आप ऐसे नहीं निकाल सकते एफ डी कॉस थीटा से, क्योंकि यहां ये इक्वेशन के लिए फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेशन काम लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बोलो क्लियर है? ये लगेगा, ये काम नहीं है। तो ये लगाने के लिए क्या करें, ये लगाने के लिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, है ना, एफ डॉट डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कॉस जीरो। अब सोचो कॉस जीरो क्यों लिया, क्योंकि एफ भी इसी डायरेक्शन में और एक्स भी इसी डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा जो dx होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा? जब x इसी डायरेक्शन में है तो x का जो छोटा सा dx पार्ट लोगे वो तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच में cos जीरो हो गया। f का वैल्यू कितना, kx dx, w, ये w आया। तो w का वैल्यू कितना निकलेगा, कैसे निकालोगे? कैसे निकला w? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन kx dx 0 टू x, और ये w आ जाएगा k बाहर, ये आएगा x स्क्वायर बाय 2 0 टू x, तो ये आएगा w इज इक्वल टू kx स्क्वायर बाय 2, ये आया w। ये वर्क किसने किया, ये वर्क आदमी ने किया। आदमी ने वर्क किया, स्प्रिंग पे किया, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आया, स्प्रिंग तनाव में आई, स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आया। स्प्रिंग में क्या आया,
स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आया। स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आया मतलब स्प्रिंग में स्ट्रेसेस आई। स्प्रिंग में स्ट्रेस आई मतलब स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई। किसी भी आदमी में जब स्ट्रेस आता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी जो किसी काम की नहीं पर स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी स्टोर हो गई स्प्रिंग, और इसी स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये आई कहां से? ये पोटेंशियल एनर्जी आई आदमी के काम करने से। अभी कैसे पता पड़ेगा कि एनर्जी आई इस स्प्रिंग में? अभी पता ऐसे पड़ेगा कि मान लो अभी कैसे पता पड़ेगा कि आदमी में मतलब इस स्प्रिंग में एनर्जी आई? अभी पता ऐसे पड़ेगा कि मान लो यहाँ पे हम स्प्रिंग में साथ साथ कोई ब्लॉक लगा के रखते हैं और फिर खींचते हैं इसको। तो जैसे ही यहाँ पे आदमी x दूरी पे लेकर के आ जाता इस ब्लॉक को, ये आदमी जो खींचता हुआ इसको यहाँ तक ले आता, और जैसे ही इसको यहाँ छोड़ देता तो ये ब्लॉक पीछे भागता कि नहीं भागता v वेलोसिटी से? यस सर। तो ये पीछे भागता है। इसका मतलब समझ में आ गया कि इस ब्लॉक के पास एनर्जी कहां से? ब्लॉक के पास एनर्जी और कहीं से नहीं आई, जो स्प्रिंग ने स्टोर कर रखी थी वही एनर्जी ब्लॉक की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ब्लॉक की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी रिकवरेबल होती है। ये रिकवरेबल होती है मतलब इसको वापस में रिकवरेबल है ना, ये रिकवरेबल होती है। इसको वापस रिकवर किया जा सकता है इन सम अदर फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन लाइक दैट। तो इसको काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, वर्क डन बाय द मैन। देखो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या आएगी? ये डेफिनेशन आएगी वर्क डन बाय द मैन। एक लाइन और मैं लिखूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। अगर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं किया होता तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर नहीं होती। स्प्रिंग में एनर्जी तभी स्टोर हुई जब स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, मतलब स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रही है तो ये बहुत जोर लगा रहा है अपनी तरफ से स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर करने के लिए, तब जाकर के स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी हो रही है। ऐसी एनर्जी स्टोर नहीं हो जाएगी किसी चीज में, आपको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको स्प्रिंग ऐसे खींचेगी और आपको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आप कामयाब हो गए इसको खींचने में तो इसका मतलब इसमें एनर्जी स्टोर आपने कर दी। बोलो क्लियर है? सर कंप्रेस करने पर भी आए ना? कंप्रेस करने पे भी सेम काम होगा। कंप्रेस करने पे भी आपको अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ेगा। जब तक अगेंस्ट वर्क नहीं करोगे तब तक ना तो एक्सटेंशन में एनर्जी स्टोर होगी और न ही कंप्रेशन में एनर्जी स्टोर होगी। अगेंस्ट वर्क तो होगा ही होगा। कंप्रेशन में क्या होगा? देखो, अगर आप कंप्रेस करते हो, अगर आप इस स्प्रिंग को मान लो आदमी ने कंप्रेस किया, तो आदमी ने फोर्स ऐसे लगाया लेकिन स्प्रिंग तो फोर्स ऐसे लगाएगी, लगाएगी नहीं लगाएगी? तो आपको अगर ये एक्स आपने कंप्रेस कर दिया तो आपको एक्स कंप्रेस अपने आप नहीं हो गया, आपको बड़ा जोर लगाना पड़ा है इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। बोलो क्लियर है? यस सर। तो आपको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो एक वर्क पोटेंशियल एनर्जी में क्या एक लाइन आती है, वर्क डन बाय द मैन। मैन यहाँ मैन है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे मैन ले रहा हूं तो मैं मैन बोल देता हूँ, बाकी एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ए फोर्स, अगेंस्ट अनदर फोर्स, will go into potential energy in that force, in that force। मतलब अगर हमारे पास दो फोर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो फोर्स है F1 F2, अगर F1 F2 के अगेंस्ट फोर्स काम करता है, F1 अगर F2 के अगेंस्ट काम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में जाएगी, F1 में कि F2 में? F2। F2 में, F2 फील्ड में जाएगी। ये समझ में आ रहा है? जहां आदमी या एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी गो इनटू दैट फोर्स। दैट फोर्स का मतलब है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में या स्प्रिंग फील्ड में, स्प्रिंग के फोर्स फील्ड में वो एनर्जी चली जाएगी।
जिसके अगेंस्ट काम होगा उसी में एनर्जी जाने वाली। अच्छा, तो ये कंसेप्ट था। तो अभी फिर से देखते हैं हमारा पहले वाला सवाल। तो अगेंस्ट वाले को कैसे लिखेंगे? तो देखो अगेंस्ट वाले को कैसे लिखेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 1 मिनट, फिर से सारा हटाता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। आदमी ने कितना वर्क किया? तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। वर्क बाय मैन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क बाय मैन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क है, तो इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ वर्क बाय स्प्रिंग, वो भी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। बोलो, ये बात समझ में आती है? यस सर। वर्क बाय मैन है स्प्रिंग के अगेंस्ट, मतलब स्प्रिंग का जो वर्क है उसका नेगेटिव वर्क जो होगा वो मैन का वर्क है, मतलब स्प्रिंग वर्क और मैन के वर्क में ये रिलेशन होल्ड होगा। ये ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग जो है वो वापस अपना पूरा के पूरा जो भी एनर्जी स्टोर करती है वो रिकवर करती है। इसका मतलब ऐसा फोर्स जो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी वापस रिकवर कर दे, मतलब किसी और फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फील्ड फोर्स होता है जो अपनी एनर्जी को, मान लो मेरे अंदर 10 जूल एनर्जी है और मैं पूरी की पूरी वापस 10 जूल किसी और फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ, काइनेटिक में या कहीं पर भी, तो वो क्या फोर्स होगा? वो फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ चलिए, तो अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये रिकवर होती है, तो कैसे लिखा जाए? तो इसको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जितना स्टोर करती है उतना ही वापस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देने में सक्षम है, तो ये कंजर्वेटिव है। मतलब उसने कंजर्व करके रखा है, अपने अंदर सहज के रखा है, और काम आने पे वो किसी और फॉर्मेट में दे सकती है। ऐसे नहीं कि बर्बाद कर देगी। आपने अगर किसी को इसको 100 रुपए भी दिए ना, तो 100 रुपए इतने संभाल के रखेगी कि बाद में वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में काम आएगा। लेकिन फ्रिक्शन ऐसा नहीं करता, फ्रिक्शन एनर्जी को लॉस कर देता है, तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शन को अगर आप 100 रुपए दोगे तो आपके पास 1 रुपया वापस नहीं आने वाला, वो 100 रुपए गएगा आपसे, ठीक है। तो फ्रिक्शन अगर कुछ काम करेगा तो वो हम बातें अगली क्लास में देखने वाले हैं। पर खैर, यहाँ पे ये समझ में आया हमको कि इस तरह से तो एक फॉर्मूला बनता है
पोटेंशियल एनर्जी का, क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है, डेल्टा यू, अगर छोटा सा फॉर्मूला बनाए, इज इक्वल टू, मतलब जैसे यहाँ पे स्प्रिंग थी, ये स्प्रिंग थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, और अगर मैं इसको खींच करके यहाँ पे x लेके आ गया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, अगर x डिस्टेंस खींच लिया तो हाफ की एक्स स्क्वायर हो गई। तो इसका मतलब है हमारे पास इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल को ही मैं du बोलूंगा, डेल्टा यू। अच्छा, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू है वर्क डन बाय मैन, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय मैन क्या है, वर्क डन बाय मैन है माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, और स्प्रिंग कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसको लिखूंगा du इज इक्वल टू माइनस w बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, तो इसको भी dw बोल देता हूँ, क्योंकि dd बोल रहा हूँ, तो dw, तो du इज इक्वल टू माइनस dw बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होगा, माइनस f कंजर्वेटिव इंटू dx, ये होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। या अगर r में करना है तो माइनस f कंजर्वेटिव इंटू dr, क्योंकि हमारे जो सवाल है उसमें dr दे रखा है, तो हमारे पास f का वैल्यू क्या दे रखा है, माइनस k बाय आर और r कैप, तो ये f है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, हमें ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड दे रखा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये बात भी ध्यान रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अगर कंजर्वेटिव नहीं होगा, अगर कंजर्वेटिव 0 है तो du इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो u इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल हो जाएगा, ठीक है, चेंज 0 आ जाएगा एकदम, अगर कंजर्वेटिव फोर्स 0 है तो, कांस्टेंट नहीं, कंजर्वेटिव, सॉरी कंजर्वेटिव, इट इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ठीक है, दिस इज आल्सो कंजर्वेटिव। तो हमारे पास ये इसका जो रिलेशन जो भी बनेगा, तो ये बनाने की जरूरत नहीं थी मुझे, क्या बना दिया मैंने, चलिए ठीक है, तो ऐसा करेंगे, du इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट dr, ठीक है। अच्छा, du इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव का वैल्यू है k बाय r कैप डॉट dr, तो dr को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ये dr है ना, dr, तो dr को भी मैं dr इंटू आर कैप लिख सकता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस k बाय आर कैप डॉट dr इंटू आर कैप, तो ये कितना आ जाएगा, k बाय आर dr, आर कैप डॉट आर कैप कितना हो, 1, यूनिट वेक्टर है दोनों, तो यह आ जाएगा k बाय आर dr du, और लिमिट लगाएंगे u इनिशियल से u फाइनल, और ये आएगा r1 टू r2, तो क्या बनने वाला है ये बनेगा कुछ इस तरह से, u इनिशियल u फाइनल इज इक्वल टू k ln r r1 टू r2, so u final minus u initial is equal to k ln r2 minus ln r1, तो ये आ जाएगा u final minus u initial is equal to k ln r2 by r, ये समझ में आया क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकला? यस सर। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, du इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट dr, ये बहुत जगह काम आएगा, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टुडेज क्लास। इसके आगे हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में आगे चर्चा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।